विजय तिलक, 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 विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा के खास चुनावी शो विजय तिलक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन। तो विजय तिलक में आज बात होगी पूर्वांचल के प्रयागराज से, वो प्रयागराज जिसे कभी धर्म और अध्यात्म और शिक्षा के साथ साथ देश की सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता था। प्रयागराज के नगर निगम में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, विजय तिलक किसका होगा, यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और साथ ही साथ जो नई सरकार बनेगी शहर की सरकार, उससे लोगों की क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो इस बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बलुआ घाट इलाके में। यमुना नदी के किनारे पर ये बलुआ घाट है और आपको कभी कभी शाम के वक्त ये मुंबई की चौपाटी जैसा एहसास कराता है। तो हमारे साथ प्रयागराज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद हैं, खासकर युवा भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं जूही जायसवाल जी। जूही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं मनीष पांडे जी, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी से हैं मुमताज अंसारी जी और इसके साथ साथ निर्दलीय पार्षद जो स्थानीय पार्षद हैं फसाद हुसैन साहब हैं और साथ ही साथ प्रयागराज की जनता भी हमारे साथ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूही जी से। जूही जी बताइए, 5 साल आपके पार्टी की मेयर रही हैं, क्या उपलब्धियां हैं, किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगी, क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट? बिल्कुल, पहली उपलब्धि तो मैं बता दूं, जिस घाट की अभी आप तारीफ कर रहे थे वो घाट भी इतना खूबसूरत, हमारी पार्टी की सरकार के आने के बाद ही इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इतना इससे पहले नहीं था क्या? नहीं, इतना खूबसूरत तो नहीं था। कच्चे घाट थे, मिट्टी किनारे पड़ी रहती थी, लोग फिसलते थे, पानी में गिरते थे, लेकिन ये भी एक उपलब्धि है जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं। आप शहर की सड़कें देख लें, खूबसूरती देख लें, महिला सुरक्षा देख लें, बिल्कुल शहर का विकास हुआ है और ये अपने आप में उपलब्धि है। इस बार भी होगा? बिल्कुल हुआ है और बेहतर करने के लिए बिल्कुल मौका चाहिए तो जरूर होगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से मनीष जी, इनसे पूछ लेते हैं। बताइए, ये जो बातें कह रहे हैं, जो दावे कह रहे हैं, कितनी सच्चाई? अभी जिस उपलब्धि की बात कर रही हैं, घाट की बात कर रही हैं, तो ये घाट तो आज का बना हुआ नहीं है, ना ही 5 साल पहले बना हुआ है। और रही बात घाट सफाई करने की, मेरे पास आज भी वो प्रूफ है कि इस तरह की ठंडियों में उतर के हम और हमारे साथी लोग इस घाट की सफाई करते थे। आज जो सफाई दिख रही है उसकी देन हम लोगों का, हमारे साथियों की है। मतलब ये भाजपा वाले झूठा क्रेडिट ले रहे हैं, काम समाजवादी पार्टी ने किया है। काम हमारी सरकार ने किया है 2012 से 17 तक में भी। कांग्रेस की मुमताज जी, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आप तो खुद भी मेयर की दावेदार हैं टिकट पाने की। आप बताइए, भाजपा के अपने दावे हैं, सपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ? कांग्रेस पार्टी तो काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में ही नहीं है और जो भी कुछ देन है वो सारी कांग्रेस की, पूरे देश में जो भी देन है वो कांग्रेस की देन है। और ये 2014 से ही बीजेपी आई है। ये बताइए ना कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, 15 लाख से ज़्यादा वोटर नगर निगम के, वो क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट? उन्होंने पिछले 10 सालों में देखा है कि प्रयागराज में कितना काम हुआ है। प्रयागराज में कागजों पे गड्ढा मुक्त प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन आप रियल में किसी भी रोड पे आप चले जाइए, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है, सब गड्ढे में पूरा प्रयागराज है। चलिए, आप लोगों के जो दावे हैं उस पर लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, 5 सालों में, पिछले 10 सालों में अभिलाषा गुप्ता नंदी के मेयर रहते हुए काम हुआ है कि नहीं? जी बहुत काम हुए हैं और शहर में देख लीजिए, विकास कार्यों को देख लीजिए, शहर में चौराहों को देख लीजिए, 2 लेन 4 लेन सड़कों को देख लीजिए। ठीक, अब आप कह रहे हैं काम हुआ, आप देखिए, जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ काम करती है, किसी सरकार को ब्लेम नहीं लगा सकते, हर सरकार काम करती है। आप भी कह रहे हैं काम हुआ, इधर चलते इधर लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, 10 सालों का जो अभिलाषा गुप्ता नंदी का कार्यकाल है, कैसा रहा? इस पे सरकार का पकड़ नहीं प्रशासन पे। प्रशासन अपने हिसाब से कोई भी रिपोर्ट लगा देती है, कुछ भी बनाती है। मुझे लगता है सरकार को थोड़ी मजबूत होना चाहिए। आप बताइए कि जब वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या? ठीक है, मेयर का काम ठीक हो रहा है। मेयर का काम ठीक हो रहा है। देखिए, ये इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टोपी लगाए हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और कह रहे हैं कि नहीं, काम हुआ है। हैट्रिक मेयर भाजपा का बनेगा। अभिलाषा ही आएंगी अब की बार, फिर अभिलाषा जी ही आएंगी। अभिलाषा जी ही आएंगी। बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगी अब की। बताइए क्या कहना, आखिरी 30 सेकंड बताइए। सपा की फूल, कांग्रेस की फूल, सुधारेगा मिलकर कमल का फूल।
मिलाएगा कमल का फूल कीचड़ में मिल जाएगा और आएगा तो हाथ का पंजा ही। कमल का बिल्कुल नहीं, सपा की फूल, कांग्रेस की फूल मिलकर खिलेगा खाली कमल का फूल। आप बताइए क्या कहेंगे इन दोनों की लड़ाई में अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को इतना पाते हैं कि हमारा मेयर बनने जा रहा है। बिल्कुल, ये विजय तिलक में आज हमने बात की पूर्वांचल के प्रयागराज से। प्रयागराज की जो जनता है उसने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। सब एक मत नहीं है, अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी, तो कोई कह रहा है बदलाव होगा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए एबीपी गंगा, क्योंकि आगे हमारे सहयोगी सनुज शर्मा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली नगर पंचायत, शामली नगर महापालिका का हाल बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोइन। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अहम जिले शामली में हूं और शामली नगर पालिका की जनता का मिजाज क्या है ये देखिए। इलाके के तमाम लोग हैं और शामली नगर पालिका के इतिहास की बात करें तो 72 साल का इतिहास है। 20 चेयरमैन दिए हैं यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि शामली नगर पालिका में ज्यादातर निर्दलियों का कब्जा रहा है। तमाम पार्टियां हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ कब्जा निर्दलीय मारकर हर बार ले जाते हैं। उसके पीछे की क्या वजह है, इन्हीं तमाम मुअज्जिज लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ जिला अध्यक्ष है अशोक चौधरी जी है। अशोक जी, किस तरीके से चुनाव लड़े? कह रहे कि यहाँ का जो मिजाज है वो मिजाज यहाँ पर निर्दलियों के पक्ष में रहा है। इस बार किसका विजय तिलक करने जा रहे हैं यहाँ पे? अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में कि वैसे तो लोकदल और समाजवादी का गठबंधन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी जो है गठबंधन है दोनों का, पार्टियों का, और उसमें हम कैंडिडेट उतारेंगे और उम्मीद ये है कि समाजवादी पार्टी और लोकदल का कैंडिडेट अब की बार यहाँ विजयी होगा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रतन सिंह जी। रतन सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि इस बार तो गठबंधन यहाँ बाजी मार के ले जाएगा, हवा इनके पक्ष में चल रही है। आप किसका विजय तिलक कराएंगे? नहीं, अभी आप बता रहे थे कि निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ ज़्यादातर जीतते हैं। उसका कारण रहा क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के, जो उच्च स्तर के मुद्दे थे वो ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाए। इसलिए जो ज़्यादातर ईमानदारी के मुद्दे थे, शिक्षा के मुद्दे थे और लोगों से जुड़ने के मुद्दे थे, वो उतने कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उसे धरातल पे नहीं ला पाई। इसलिए यहाँ पे नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुई। अब हमारी पार्टी ने लिया है कि जैसे हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं, पहला ईमानदारी का, दूसरा शिक्षा का और स्वास्थ्य का। इन तीनों मुद्दों को हम ज़मीनी स्तर पर लाएंगे, चेयरमैन स्तर पर लाएंगे, नगर पालिका स्तर पर लाएंगे। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है कांग्रेस का हाथ किस तरीके से जनता के साथ? कांग्रेस का हाथ तो पहले भी जनता के साथ रहा है और रहता आ रहा है। तो कांग्रेस एक ईमानदारी पार्टी है और एक सच बोलने वाली पार्टी है। हमारे नेता भी सच बोलते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मुकाबला भाजपा से ही है, सत्ताधारी पार्टी है, फार्मूला पार्टी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन है, पूरी तरीके से किसानों की आवाज़ बुलंद करती रहती है, इसलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिला अध्यक्ष हैं आप यहाँ, किस तरीके से रहेगा, किसके साथ जा रहे हैं आप और किसका विजय तिलक करेंगे? क्या सोचकर विजय तिलक करेंगे? नहीं, हमारे लिए तो फिलहाल सब पार्टी ये बराबर है, पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसे आज के टाइम पर पिछले 6 साल से सत्ता में है भाजपा जी, भाजपा सत्ता में है तो किसानों के प्रति, क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो नगर पंचायत में हुए हैं, वो किसानों से रिलेटेड है, और जो नगर पालिका है उनमें भी जो है व्यापारी वर्ग भी किसानों से ही अपना व्यापार चलाते हैं। पर हमारे यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वो गन्ना भुगतान का है। अब 840 करोड़ रुपए बकाया है गन्ने का, और एक भी जो है सत्ताधारी नेता इस बात को नहीं उठाता भाई गन्ना भुगतान होना चाहिए। ना बजट है, ना अधिकारी है, ना स्वच्छता में आपका स्थान है, ना आपके पास में कहीं स्मार्ट सिटी है, ना विलेज है, कुछ नहीं है आपके पास में। तो आप क्या देंगे दूसरे को? हमारी इस सीट पर हमारा कब्जा रहा है। विधानसभा में हमने सुपड़ा साफ किया और इसमें भी हम सुपड़ा साफ करेंगे। तैयारी ज़्यादातर सीटों पर हमारा कब्जा रहेगा। सरकार किसी की रहे, यहाँ सरकार राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी की रहेगी इस जिले में। देखो, जो काम कर रही है वो बीजेपी कर रही है, धरातल पर सब काम बीजेपी का ही है। और है किसका? सड़कें बीजेपी ने बनाई, गुंडाराज बीजेपी ने खत्म किया, और जो अपना पिछड़ा वर्ग है, अंतिम व्यक्ति है पंक्ति का, उसका सम्मान बीजेपी ने किया। क्या नहीं किया बीजेपी ने? ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा है, 900 करोड़ से ज़्यादा का बकाया बता रहे हैं। गन्ना किसानों की बेल्ट, अगर गन्ना किसान का पेमेंट ही उस तक नहीं पहुंचता तो दिक्कतें तो उसके सामने तमाम आ जाती। देखिए, जहाँ तक गन्ना किसान की पेमेंट की बात है, शामली जनपद में जो फैक्ट्रियाँ हैं, क्या और जनपदों में पेमेंट नहीं हो रहा?
और जगह पेमेंट हो रहा है। उन्हें भी बताया, जो भाई खड़े हैं हमारे, उन्हें पता है कि शामली में समस्या है और जगह पेमेंट हो रहा है। उसमें सरकार से कोई उसका लेना देना नहीं है। सरकार सब पे बराबर दबाव रखती है पेमेंट के लिए। पेमेंट शामली में कम हुआ, लेकिन और जनपदों में पेमेंट की स्थिति सब जगह बढ़िया है। जनता से भी बात कर लेता हूँ। हाँ ताऊ जी, बताओ। गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? जब सब जगह बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ क्यों नहीं हो रहा पेमेंट? यहाँ कौन का पेमेंट होगा? रोते हैं बच्चे स्कूल में, जहाँ रोते हैं फीस नहीं जमा हो रही। गुंडों पे हमेशा अपना इस तरह का दबाव बनाती थी, मुझे फिरौती दी जाए। आज अगर गुंडों की सरकार खत्म की है तो भाजपा सरकार ने खत्म की है, किसी और ने नहीं की है। कहाँ छोड़ के आओगे? किसानों का गन्ना भुगतान कौन कर देगा? किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? गन्ना भुगतान नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ेंगे कहाँ? खाएंगे क्या? भाजपा के नेता कह रहे थे कि हमारी सरकार व्यापारियों पर दबाव नहीं बनाती। ये खुद कबूल करते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उन पे दबाव नहीं बनाया ना, उनको बड़ी फैसिलिटी से इन्होंने पार पहुंचा दिया। अगर ये थोड़ा बहुत दबाव व्यापारियों पे बनाती तो देश के ये हालात न होते। मुद्दे बहुत हैं और आखिर जनता कौन से प्रत्याशी का यहाँ विजय तिलक कर कर उसको जीत की दहलीज तक पहुँचाएगी। आज फिलहाल इतना ही, फिर चलेंगे किसी और नगर पालिका या नगर पंचायत में और आपको दिखाएंगे कि वहां आखिर जनता किसका विजय तिलक करने जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी नगर पालिका गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में, जहां हमारे संवाददाता शक्ति सिंह मौजूद है। इस समय हम मौजूद हैं लोनी नगर पालिका क्षेत्र में और आपको मिलवाते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं। यहाँ पर जो लोनी नगर पालिका की चेयरमैन है रंजीता धामा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रंजीता धामा के पास चलते हैं। प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं आप राष्ट्रीय लोकदल से, तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में और किस मुद्दों के साथ आप इस बार जनता के बीच में जाएंगी? देखिए, चूँकि नगर पालिका के चुनाव का आगाज़ हो चुका है, 11 मई को यहाँ पर चुनाव है और इस बार ये बात सही है कि पहले जो हमने 2 चुनाव लड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े थे और इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोकदल का दामन थाम लिया है और पार्टी अगर हमें मौका देगी दोबारा से चुनाव लड़ने का तो हम ज़रूर ये नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। और मुद्दे यही है कि काम तो हमने पहले भी काफ़ी कराए हैं, लेकिन अभी लोनी की जो जल निकासी है उस पर काम होना बाकी है, क्योंकि जब भी बारिश की स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो जल भराव की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है और जिस पर बेहतर ढंग से अभी काम होना बाकी है। अभी जिस तरह जो भी नगर पालिका का कार्य होता है उन सभी मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उम्मीद पूरी है, यानी कि जनता इस बार फिर आपको भी चुनेगी, ऐसा मान कर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमें भरोसा है अपने कार्य पर, क्योंकि जिस तरह से 10 वर्षों के अंदर जो कार्य हमने लोनी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर रहते हुए कराए हैं, पिछले 50 वर्षों में भी वो कार्य लोनी नगर पालिका के अंदर नहीं हुए। चलिए अब बीजेपी की तरफ से चलते हैं। देखिए, हमारे ना प्रत्याशी नहीं लड़ता, हमारे यहाँ कमल का फूल लगता है और अब निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि अब की बार भी कमल का फूल लड़ेगा और कमल का फूल ही विजयी होगा और निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता। मौर्या जी, क्या रहेगा आपकी पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी किस तरह का परफॉर्म करने वाली है इस बार? क्योंकि अगर देखने को मिले निकाय चुनाव में कहीं भी दिखाई नहीं देती है आपकी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी पूरी है। हमारे हर वार्ड में सभासद चुनाव लड़ेंगे और चेयरमैन प्रत्याशी आपको अगले 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा और पूरी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुद्दे वही रहेंगे। जल निकासी है कि 3 बार भाजपा के यहाँ से चेयरमैन रहे, लेकिन जल निकासी की समस्या अभी तक उन पर हल नहीं हुई। और आपका देखा एक सदुल्लाबाद, विकास नगर और साल नगर का शमशान घाट, जबकि चेयरमैन साहिबा को कई बार उसके बारे में हमने कहा कि इसका जो सौंदर्यकरण है वो करा दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उस जनता खड़ी है साल नगर विकास नगर की, अभी तक वो सौंदर्यकरण उस शमशान घाट का नहीं हुआ। दावे हैं सबके अपने अपने, क्योंकि इनका भी कहना है कि चेयरमैन हमारा होगा। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मेद पहलवान से। उम्मेद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो गठबंधन है वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल से, तो क्या रहने वाला है इस बार लोनी में? देखिए, गठबंधन विधानसभा में था और हमने सुना रही लोनी में विकास हुआ, तो 2012 और 2017 के बीच में जो लोनी में विकास हुआ हम मानते उस टाइम हुआ, मगर 17 से 22 के बीच में डबल नहीं 4 गुना अंतर है कि जो विकास 12 से 17 में हुआ वो 17 के बाद लोनी में विकास नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि समाजवादी पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लोनी को दिया गया और उसका सबूत ये है
कि मैं जीडीए बोर्ड मेंबर रहा। और ये जो हाई मास्ट है जो आपके पार्क में खड़ी है, ये मंदिर के लोग कुछ मेरे पास गए थे और हम समाजवादी लोग हैं जो बोलते सच बोलते हैं। आप देखिए कई लाख रुपए की हाई मास्ट मैंने इस पार्क में लगवाई। क्या कहेंगे लोनी के विकास? मैं तो यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसे प्रत्याशी घोषित करके भेजेंगे उसी को हम चुनाव लड़ाएंगे। हम समाजवादी हैं और पूरी बहुमत से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए, पानी की समस्या है और तरह कूड़े कचड़े की समस्या है, नालियों की समस्या, किस तरह की समस्या है? सड़कों की समस्या है? यहाँ पर जल निकासी और सड़कों की समस्या सबसे अधिक है। स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है रात में? क्योंकि स्ट्रीट लाइट की भी जिम्मेदारी लाइट जो है कुछ खंभों में भी नहीं रही, वे उतर के जा चुकी है, वे आई नहीं है बाद में। लोनी के मुद्दे का तो मेन कारण पानी की निकासी है। जब पानी की निकासी नहीं, सारे बीमारी होती है, सारे मच्छर पैदा होते हैं। नहर से लेकर यहाँ तक पूछते कहीं भी चले जाओ, पानी की निकासी है नहीं, सारे इतना पानी भर जा, 4-4 मीटर पानी भर जा बरसात में। आप क्या कहेंगे? भैया लोनी तो पेरिस बन चुकी है, विधायक जी कह रहे हैं लोनी पेरिस बन गई। अभी 2 बूंद पड़ी थी बारिश की और आपका जहाँ से दिल्ली से लोनी बॉर्डर शुरू होता है और वहाँ से लोनी तक घुटने पानी में आप देख रहे होंगे। इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है लोनी नगर पालिका में, और लोनी नगर पालिका से पहले जो थे वो यहाँ पर विनोद बंसल थे, दूसरी बार मनोज धामा थे, और जो तीसरी बार इलेक्शन हुआ वहाँ पर मनोज धामा की जो धर्मपत्नी है रंजीता धामा, उन्होंने भी बीजेपी पार्टी से ही यहाँ पर जीत दर्ज की और इस बार भी चुनावी मैदान में है। अवध के लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी अब आपको वहाँ का हाल बताएंगे। मैं इस समय लखनऊ मोहनलालगंज नगर पंचायत में हूं और ये यहाँ का मऊ गांव है जो सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं जो नगर पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जनता भी है जो बताएगी कि नगर पंचायत का मूड क्या है, किसको चुनेगी जनता। लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राजकिशोर रावत जी हैं, राजू जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। रावत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बताइए कि आपको जनता क्यों चुने? क्योंकि हम यहाँ की जनता के हर दुख सुख में खड़े रहे हैं, इसलिए हमारी उम्मीद है कि जनता हमें विश्वास करके हमें चुनेगी। तो आप समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ? यहाँ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ लखनऊ की सबसे पहली बार नगर पंचायत बनी है और यहाँ के मूल जो समस्या है, यहाँ की सबसे मूल समस्या है जैसे पानी की निकासी। तो उसके लिए अगर हम चुने गए तो यहाँ के सबसे पहले नंबर पे पानी की निकासी की समस्या को हम समाधान करेंगे और गांव में नाली खड़ंजे जो साफ़ सफाई है उसकी पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे, जिससे कि नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत लखनऊ की आदर्श नगर पंचायत बन सके। तो अरविंद गौतम जी हमारे साथ हैं। अरविंद गौतम समाजवादी पार्टी से ही दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। गौतम जी, आप क्या कहेंगे, कैसे चुनाव में यहाँ पर शामिल होंगे और क्या उम्मीदें हैं लोगों की, उनको कैसे पूरा करें? भाई साहब, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूरी पे मोहनलालगंज नगर पंचायत स्थित है। जिस गांव में आप बैठे हुए हैं यहाँ 6000 मतदाता है, पूरी ग्राम सभा में 14000 मतदाता है। पहली बार नगर पंचायत बनी है। मैं अपनी जनता से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैंने यहाँ विकास कार्य किए हैं, लोगों के दुख सुख में भाग लिया है और हर दुख दर्द में मैं खड़ा रहता हूँ। मेरा प्रयास होगा कि अगर जनता मुझे चुनती है, मौका देती है, तो मैं स्वास्थ्य से, शिक्षा से और विकास कार्य करने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी के दावेदारों को हमने देखा। हमारे साथ निर्दल भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, श्रवण कुमार रचित हैं। श्रवण जी, आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुने? देखिए, हर 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और इस बार नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में जाता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। तमाम ऐसी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, नाली खड़ंजा, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हमें अपील करता हूं कि मोहनलालगंज की नगर पंचायत की जितनी भी सम्मानित जनता है वो इस बार वोट करें हमको। महेश गौतम जी भी हैं हमारे साथ, बसपा से हैं, जो यहाँ पर सक्रिय रहे हैं। महेश गौतम जी भी, उनसे ही बात कर लेते हैं। महेश जी, पंचायत का चुनाव होगा, एक नई चीज़ें सामने आएंगी, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको चुने, क्या आपके अंदर खूबी है, ये बताइए। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इंटरव्यू देने के लिए।
आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी नगर पंचायत वासियों को ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बार हमें वोट करें और यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि रहे हैं सदस्य जिला पंचायत, उन लोगों ने इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए हैं। अगर हमें इस नगर पंचायत में पब्लिक मौका देती है तो कहीं अच्छे से अच्छे और बेहतर करके दिखाऊंगा, यह मैं जनता से वादा करता हूं। हमारे साथ जनता के भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट का चयन करना चाहते हैं जो हम लोगों के गांव की समस्याओं को समझ सके, हमारे सुख दुख में खड़ा हो सके और उसमें जो है सहभागिता अपनी निभा सके। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिला डिग्री कॉलेज और लेडीज़ टॉयलेट, इतने बड़ी लोकसभा विधानसभा होने के बावजूद मोहनलाल में आज भी जो है कहीं महिला टॉयलेट नहीं है। सुशील कुमार रावत जी भी आ गए हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। रावत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की चौपाल में। क्या मुद्दे हैं आपका चुनाव लड़ने के लिए, क्या क्या चीज़ें तय की? जी मैं साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विकास के 6 आयाम होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, भोजन, वस्त्र और आवास। तो यदि मुझे अवसर मिलता है तो इन सभी बिंदुओं पर जो है गहनता से विचार करके और पारदर्शी रूप से कार्य करके और जनता का विकास करने का कार्य किया जाएगा। कौन से ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर होना जरूरी है? जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जो हम लोगों की समस्याओं को समझे, वो जाने, सुख दुख में वो खड़ा रहे, चाहे दिन हो या रात हो। क्योंकि आदमी बात तो तमाम करता है लेकिन निभाता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जानवरों का। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से कंटिन्यू जानवर जो है छुट्टा घूम रहे हैं। आफत इतनी मची है कि तार लगाओ, कुछ भी लगाओ, खेती एकदम विनाश है। जैसे कि इस समय केंद्र में भाजपा सरकार और यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो हमारी तो इच्छा यही है कि डबल इंजन सरकार चल रही है। नगर पंचायत में भी अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत के आवे तो अच्छा विकास होगा। ज़मीनी नेता, वो ज़मीनी हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और लोग हम लोग को मदद भी करते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है, रेलवे क्रॉसिंग के पास जो जाम लगता है वहाँ पर ओवर ब्रिज हो जाए। माननीय हमारे विधायक जी थे अमरीश सिंह पुष्कर, तो 2.5 साल पहले इन्होंने सदन में बात रखा भी था। तो ये जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, जनता ने भी अपनी बात रखी। निकाय चुनाव के सबसे सटीक शो विजय तिलक के लिए आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।